हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेडिकल नेग्लिजेंस पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं कि कौन से ऐसे एसेंशियल फैक्टर्स हैं जो मेडिकल नेग्लिजेंस में होते हैं, या फिर अगर ये एसेंशियल फैक्टर्स किसी भी केस में है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है, तो आज का लेक्चर फटाफट से शुरू करते हैं। क्विक रिमाइंडर, अब तो सबको याद हो गया होना चाहिए, है ना? और इन सारे सोशल मीडियाज पे हम अवेलेबल हैं। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो एसेंशियल ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। सो फर्स्ट एसेंशियल थिंग है स्टैंडर्ड ऑफ केयर। सो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बोला था कि एक स्टैंडर्ड केयर होता है ना? क्या हमने बोला था कि अगर पेशेंट का स्टैंडर्ड केयर डॉक्टर ने नहीं किया तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाएगा। और एक वर्ड आया था ड्यूटी ऑफ केयर। तो इन्हीं दोनों वर्ड्स को हम समझेंगे आज। व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ केयर? ठीक है, सो अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर specifies that appropriate treatment and medication procedure as per the requirements that should be taken into account by a doctor while providing the treatment to his patient. सो एसेंशियल या फिर स्टैंडर्ड फैक्टर, एसेंशियल नहीं कहना चाहिए, स्टैंडर्ड केयर या स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या है? वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है या वो ज़रूरी ट्रीटमेंट है, वो ज़रूरी ट्रीटमेंट है या वो मेडिकेशन प्रोसीजर भी ट्रीटमेंट ही हुई, वो वाली इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट या जो ट्रीटमेंट हमें देना ज़रूरी है वो होनी चाहिए, वो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जो मेडिकल प्रोसीजर हमें देना चाहिए वो एप्रोप्रिएट मेडिकेशन प्रोसीजर हुआ। ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट है। अब मुझे रिक्वायरमेंट है अगर वेंटिलेटर की तो वेंटिलेटर होना चाहिए। अगर मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे सलाइन चढ़े तो वो होना चाहिए, है ना? दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बाय अ डॉक्टर व्हाइल प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट। अगर मुझे सलाइन की ज़रूरत है और उन्होंने नहीं चढ़ाई तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ इन दी अदर सेंस, है ना? क्योंकि इन्होंने एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं, करेक्ट मेडिकेशन प्रोसीजर्स नहीं किए। तो ये एक स्टैंडर्ड केयर है। देखो, कोई भी बीमारी का एक स्टैंडर्ड केयर होता है कि अगर हम ये प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे तो वो इंसान रिकवर हो जाएगा या वो पेशेंट रिकवर हो जाएगा। अगर वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए या वो स्टैंडर्ड केयर नहीं किया गया तो या तो वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, बट इसके अलावा प्रॉब्लम्स अगर बढ़ गई या इंजरी बढ़ गई या फिर जो सिचुएशन है, डिजीज डिसऑर्डर वर्स्ट हो गई, सो वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर मेंटेन नहीं करने की वजह से होती है। ठीक है, here the degree means the level of care an ordinary healthcare professional, so we can categorize different standard care कुछ degrees में। ठीक है, with the same training and experience would render in similar circumstances in the same community. This is the critical question in medical malpractices cases, and if there is no and you suffered injury as a result of the poor treatment, you may file a suit for medical malpractice. देखो यहाँ पे क्या है, the care should not be of the highest degree nor the lowest. देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री केयर या फिर लोएस्ट डिग्री केयर की हम बात कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ केयर करें या फिर लोएस्ट डिग्री ऑफ केयर करें। यहाँ पे हाई लो ये आपकी ऑर्डिनरी हेल्थ केयर लेवल को मेंटेन करने की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आपको हाईएस्ट डिग्री का ट्रीटमेंट चाहिए तो वो होना चाहिए, अगर आपको लोवेस्ट चाहिए तो वो होना चाहिए। ओके, हियर द डिग्री मीन्स द लेवल ऑफ केयर an ordinary health care professional gives you with the same training and experience, है ना? अगर दो MBBS डॉक्टर्स हैं तो दोनों को सेम ट्रीटमेंट करना चाहिए सेम प्रॉब्लम के लिए, ना? और अगर सेम ट्रीटमेंट नहीं है या फिर कोई ऐसा है, ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें कोई एक्स्ट्रा या पुअर ट्रीटमेंट हो रही है, तो आप एक सूट फाइल कर सकते हो, मतलब आप केस फाइल कर सकते हो मेडिकल माल प्रैक्टिस या आप सूट फाइल कर सकते हो मेडिकल माल प्रैक्टिस की। अगर आपको ट्रीटमेंट की वजह से इंजरी बढ़ गई है तो आप मेडिकल नेग्लिजेंस का सूट फाइल कर सकते हो, राइट? सो ये है आपका स्टैंडर्ड ऑफ केयर। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्यूटी ऑफ केयर। सो ड्यूटी ऑफ केयर क्या है? अ ड्यूटी ऑफ केयर इन केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस इज एन ऑब्लिगेशन ऑन वन पार्टी, जो कि डॉक्टर होता है या फिर कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल होगा, टू टेक केयर टू प्रिवेंट harm being suffered by another, मतलब जो पेशेंट है। सो जो ड्यूटी ऑफ केयर है मेडिकल नेग्लिजेंस में वो ये है कि
ऑब्लिगेशन होती है किसके ऊपर, कि डॉक्टर के ऊपर, कि उसने हमें हार्म से प्रिवेंट नहीं किया या उसकी किसी एक्शन की वजह से हम और ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. जनरली डॉक्टर्स ओ एन ऑब्लिगेशन टू टेक केयर ऑफ देयर पेशेंट्स, क्योंकि डॉक्टर्स आर देयर टू ट्रीट यू, राइट. सो इसलिए ही ऑब्लिगेशन डॉक्टर्स पे ही हमेशा लगते हैं, है ना. एंड इनको ही उन पे ही ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पेशेंट को ट्रीट करके ठीक कर दें. इसलिए ही ऑब्लिगेशन डॉक्टर्स पे ही आते हैं. सो हम ये कह सकते हैं देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स टू एस्टैब्लिश अ ड्यूटी ऑफ केयर. ठीक है, वी हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट्स टू एस्टैब्लिश ड्यूटी ऑफ केयर, सो कुछ पॉइंट्स है. ड्यूटी ऑफ केयर in medical negligence is the obligation to one party which is doctor most all the time, डॉक्टर या फिर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर. और सफ़र कौन करता है, विक्टिम भी कह सकते हैं, पेशेंट. ठीक है, पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है, अ फिजिशियन इज नॉट आस्क्ड टू डील विद एवरीवन, बट व्हेन ही इज टेकिंग अ केस देन ही शुड डील with it with proper care and accordance with set standard of care. ठीक है, of course अगर किसी डॉक्टर ने आपका केस लिया है या फिर आपका केस वो डील कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर केयर से डील करनी है, उनको उस अकॉर्डेंस में स्टैंडर्ड केयर हमें प्रोवाइड करनी है. ये उनकी ड्यूटी है कि उन्हें स्टैंडर्ड केयर देनी है. ठीक है, डॉक्टर और क्लिनिकल प्रैक्टिशनर प्रिस्क्राइबिंग अ पेशेंट टू सीक प्रोवाइडर ऑफ एन एक्स्ट्रा हेल्थ प्रैक्टिशनर इज एक्सेप्टेबल. जैसे कि अगर किसी भी डॉक्टर से कोई केस नहीं संभल रहा होता है तो वो रेफ़र कर देते हैं या किसी और दूसरे मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प लेते हैं और ये एक्सेप्टेबल है. हाउएवर व्हेन देयर इज़ एन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी है, अ मेडिकल प्रोफेशनल out to deal with the patient, no healthcare professional shall immediately resist dealing with the case unless it is out of the area of his expertise. देखो अगर कोई इमरजेंसी का केस है, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी का केस है तो किसी और प्रोफेशनल को उसमें इंक्लूड नहीं होना है तब तक जब तक वो उसके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से बाहर नहीं चला जाता. ठीक है, अगर मैं जनरल फिजिशियन हूँ, अगर उस पर्सन को हार्ट अटैक आ गया और मेरा ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, तब मैं दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल को बोलूँगी कि मेरी हेल्प करो या फिर मैं उन्हें रेफ़र कर दूँगी. सो ये रूल होता है रेफ़र करने का. Second one is the physician should never stretch nor reduce the gravity of a patient condition. He will or she will have to make sure that he gives or she gives proper treatment to the patient considering the type of alignment the person is suffering from. So ये एक important point है. ठीक है, कि requirement क्या requirement होती है ड्यूटी ऑफ केयर establish करने की. A doctor must have patience as he cannot do without it. ठीक है, the confidentiality of the details of the patient should kept secret, important. However, in a few cases he can reveal the details if he feels that it is duty to do so. अगर डॉक्टर को लगता है कि ये उसकी ड्यूटी है टू रिवील द कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, तब वो रिवील कर सकता है. फॉर इंस्टेंस, इफ देर इज़ अ डिजीज दैट इज स्प्रेडिंग एंड इट इज़ डेंजरस फॉर पीपल, देन ही कैन मेक इट पब्लिक एंड लेट अदर्स नो अबाउट इट कि भैया ठीक है ये प्रॉब्लम फैल रही है, तुम देखो. जैसे कि कोविड, ऐसी स्टोरीज़ हैं इनिशियली कि कोविड जब हुआ था वुहान में, सो वहाँ के डॉक्टर्स ने ये दूसरों को नहीं बताया एंड स्प्रेड होते आज इतना स्प्रेड हो चुका है. सो ये आप कर सकते हो, आइडेंटिटी रिवील कर सकते हो, बीमारियाँ रिवील कर सकते हो इन केस में. इस केस में अ फिजिशियन और अ डॉक्टर इज़ फ्री टू चूज़ whom he wants to treat. देखो अगर कोई फिजिशियन है, कोई डॉक्टर है, किसी पर्टिकुलर केस को ट्रीट अगर उसे नहीं करना है या ट्रीट नहीं करना चाहता तो ये उसकी फ्री विल है कि वो उसे ट्रीट करे या ना करे. बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ही कैन नॉट डिनाई डीलिंग विद द पेशेंट. बट अगर कोई इमरजेंसी हो गई, कोई एकदम डेथ बेड पे ही है, तब वो डिनाई नहीं कर सकता उस पेशेंट से डील करने के लिए कि मुझे नहीं करना इसका इलाज. बट आफ्टर अंडरटेकिंग अ केस द हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन नॉट विदड्रॉ from the case without informing the family members of the sufferer. पर एक बार अगर केस ले लिया हाथ में तो तब तक आप उसे नहीं ड्रॉप कर सकते जब तक वो आपके पोजेशन में, या फिर आप तब तक उस फैमिली मेम्बर को नहीं बता देते कि दैट यू आर आउट फ्रॉम दिस केस और इस केस से आप नहीं अब ट्रीट करोगे. A temporarily or fully registered medical practitioner should not voluntarily commit any act of negligence.
सो कोई भी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, कोई भी फुली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर कोई टेम्पररीली भी रजिस्टर्ड है तो उसे नहीं करना है. दैट डिप्राइव्स दिस पेशेंट फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, जो कि उस पेशेंट को उसकी स्टैंडर्ड ऑफ केयर से हटाता है. इसलिए आप कोई भी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए. आपको एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस नहीं कर सकते. अगर आप करते हैं तो फिर आप लायबल होंगे आपके पनिशमेंट के लिए. When a physician who deals with a particular problem and has expertise in that field is unavailable and another physician is sent for the treatment, if that person is unavailable and the other physician is sent for the treatment, the acting doctor is entitled to get his charges but should ensure the patient's approval or permission to resign on the coming of the physician engaged. ठीक है. सो अगर कोई पर्सन अनअवेलेबल है तो हम दूसरे फिजिशियन को वहाँ पे इंचार्ज बनाते हैं पेशेंट के अप्रूवल पे. राइट. सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ड्यूटी ऑफ केयर में ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. एंड स्टैंडर्ड केयर ये होता है जो कि एक रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और मेडिकेशन प्रोसीजर एंड मेडिकल प्रोसीजर होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए चाहिए होता है. तो वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर हुआ. उस स्टैंडर्ड ऑफ केयर को परफॉर्म करने के लिए जो आपकी ड्यूटी होती है वो ड्यूटी ऑफ केयर कहलाती है. अगर आपने ड्यूटी नहीं करी तो ऑब्लिगेशन डॉक्टर पे आएगा या मेडिकल प्रैक्टिशनर पे आएगा. तो ये दो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल टर्म्स थे मेडिकल नेग्लिजेंस में. सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे एंड ये लेक्चर हेल्पफुल रहेगा. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. See you in the next lecture. Bye.